नमस्कार साथियों। हमारे YouTube चैनल IQ रैंकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम राज्यपाल के बारे में बात कर रहे थे और राज्यपाल के बारे में हम आर्टिकल 159 तक हम आ गए थे। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 160 के बारे में। आर्टिकल जो 160 है, आर्टिकल 160 में क्या है मैं आपको बता दूं। आर्टिकल जो 160 है, आर्टिकल 160 में ये है कि राज्य में जब कुछ आकस्मिक यदि घटनाएं घटती है, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्य का इसमें निर्वहन किया गया। जैसे पिछले दिनों में हमारे राज्य में कोविड आया था, पूरे भारत देश में आया था जो कोविड आया था। यदि इस प्रकार की यदि कोई राज्य में महामारी आती है तो इस प्रकार की महामारी में राज्यपाल को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। फिर राज्यपाल ऐसा कार्य कर सकता है कि राज्यपाल खुद को ये लगे कि ये जनता के हित में कार्य होगा, तो इस प्रकार का जो इसको राज्यपाल को जो शक्ति प्राप्त होती है, उसको कर्तव्य का जो निर्वहन मिलता है, वो आर्टिकल 160 के तहत दिया जाता है। आर्टिकल 160 इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ। आर्टिकल जो 160 इसमें ये है कि इसमें कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्य का निर्वहन किया गया है इसमें, ठीक है। आकस्मिकताओं में आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन है। इसमें आर्टिकल जो 160 है, इसमें क्या है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन है। आर्टिकल जो हम आगे पढ़ेंगे 161 है, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमें पता है कि राष्ट्रपति जो होता है संसद, उसमें केंद्र सरकार में राष्ट्रपति जो होता है उसके पास क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। आर्टिकल जो 72 है, आर्टिकल 72 में हमें पता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी जो अपराधी होता है उसके दंड को वो क्षमा कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत। उसी प्रकार यदि हम राज्य की बात करें तो राज्य में आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के पास कुछ क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है। राज्यपाल क्या करता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती है उनमें एक ये अंतर है कि राष्ट्रपति जो होता है ना वो फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है, जबकि राज्यपाल जो होता है वो फांसी की सज़ा को माफ़ तो नहीं कर सकता, लेकिन राज्यपाल जो होता है वो फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोक सकता है। इस प्रकार से राज्यपाल जो होता है वो किसी कोई अपराध है, वो अपराध करता है तो उसको क्षमा कर सकता है, साथ में लघुकरण कर सकता है उसका। और कई शब्द ऐसे हैं जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, उसका परिहार कर सकता है, उसका विराम कर सकता है, उसका निलंबन कर सकता है। तो आर्टिकल 161 में मैंने बताया कि मैं आपको बता दूं कि हमें पता है कि जो अनुच्छेद जो 72 है, आर्टिकल जो 72 है, आर्टिकल जो 72 है, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास शक्तियां प्राप्त है। आर्टिकल जो 72 है, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। उसी प्रकार यदि हम राज्य की बात करें तो राज्य में आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो आर्टिकल जो 161 है उसमें क्या कर सकता है कि राज्यपाल जो होता है उसको क्षमा कर सकता है। क्षमा का मतलब ये हुआ किसी अपराधी को पूर्णतः माफ कर देना। पूर्णतः का माफ का मतलब ये हुआ कि मानो कि किसी अपराधी ने कोई अपराध किया हो, उसको सजा मिली है, तो उस अपराधी को उस स्थिति में ला देना कि मानो उसने कोई अपराध किया ही ना हो। क्षमा का मतलब ये होता कि अपराधी को
अपराधी को पूर्णतः माफ कर देना, अपराधी को पूर्णतः माफ कर देना, पूर्णतः माफ कर देना। क्षमा का मतलब ये हुआ कि मानो किसी अपराधी ने कोई अपराध किया और तो उस अपराधी को पूर्णतः माफ कर देना, ठीक है। दूसरा शब्द मैंने बताया कि लघुकरण क्या है। लघुकरण का मतलब ये होता है कि इसके अंतर्गत दंड की जो प्रकृति होती है ना, उसको दंड की प्रकृति और मात्रा में बदलाव कर दिया जाता है। लघुकरण का मतलब ये होता है किसी अपराधी को दंड मिला है तो इसके अंतर्गत दंड की प्रकृति और मात्रा में बदलाव किया जाता है। लघुकरण का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत दंड की प्रकृति व मात्रा में बदलाव किया जाता है, मात्रा में बदलाव किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? लघुकरण का इसका मतलब यह है कि इसके अंतर्गत दंड की प्रकृति और मात्रा में बदलाव किया जाता है। मैं इसका एक बार इसका उदाहरण देके आपको बता देता हूं कि मानो कि किसी अपराधी ने कोई अपराधी अगर उसको सजा मिली है 10 वर्ष का, यदि किसी को कठोर कारावास मिला है तो उसका राज्यपाल क्या कर सकता है कि उसका लघुकरण कर देता है। लघुकरण का मतलब ये हुआ कि मानो किसी को 10 वर्ष का यदि कठोर कारावास मिला है तो उसका लघुकरण करके उसको 5 वर्ष का साधारण कारावास कर दिया जाता है। ये होता है लघुकरण। मैं आपको एक उदाहरण दे के बता देता हूँ। इसका उदाहरण ये हुआ, जैसे किसी को किसी को 10 वर्ष का किसी को 10 वर्ष का यदि कठोर कारावास मिला है, कठोर कारावास मिला है, यदि किसी को 10 वर्ष का यदि कठोर कारावास मिला है तो उसको 5 वर्ष का 5 वर्ष का 5 वर्ष का साधारण कारावास कर देना, 5 वर्ष का साधारण कारावास कर देना। इसका मतलब आप समझे, मैंने बताया कि लघुकरण के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत दंड की जो प्रकृति होती है, प्रकृति और मात्रा में बदलाव किया जाता है। मानो किसी को 10 वर्ष का यदि कठोर कारावास मिला तो उसकी जगह उसको 5 वर्ष का साधारण कारावास कर दिया। मैंने बताया कि इसके अंतर्गत प्रकृति और मात्रा में बदलाव किया जाता है। प्रकृति से मतलब क्या हुआ कि प्रकृति का मतलब हुआ कि पहले उसको कठोर कारावास मिला था, पहले उसको क्या मिला था? कठोर कारावास मिला था, लेकिन बाद में इसका लघुकरण करके उसको साधारण कारावास कर दिया। ये तो होगी उसकी प्रकृति। और यदि मात्रा की बात करें तो मैंने बताया कि मात्रा में बदलाव कर दिया जाता है, मात्रा में बदलाव कर दिया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले उसको 10 वर्ष की सजा मिली थी, उसके बाद में उसको 5 वर्ष की सजा कर दी गई। ये होता है इसका लघुकरण। राज्यपाल क्या कर सकता है कि क्षमा कर सकता है और लघुकरण कर सकता है। आगे जो शब्द है वो ये है कि निलंबन। निलंबन का मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को मानो कि कोई अपराधी यदि उसको सजा मिलनी है तो उसकी जो याचिका होती है ना, याचिका जब राज्यपाल के पास जाती है तो जब याचिका राज्यपाल के पास विचाराधीन होती है, मतलब राज्यपाल ने उसकी याचिका पर यदि विचार कर रहा तो उस तब तक के लिए उस अपराधी के दंड को क्या किया जाता है? रोक दिया जाता है, निलंबन कर दिया जाता है कि कुछ समय के लिए उसके दंड को रोक दिया जाता है। तो निलंबन का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए दंड को रोक देना, कुछ समय के लिए दंड को
रोक देना। निलंबन का मतलब ये हुआ कि मानो जब अपराधी की जब याचिका विचाराधीन होती है तब उस पर विचार किया जाता, तब तक के लिए अपराधी के दंड को क्या रोक दिया जाता, कुछ समय के लिए रोक दिया जाता। परिहार का मतलब क्या हुआ कि परिहार वास्तव में इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि परिहार में क्या किया जाता है कि इसके अंतर्गत दंड की प्रकृति में न बदलाव करके उसकी मात्रा में बदलाव किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत दंड की मात्रा में बदलाव किया जाता है। इसके अंतर्गत दंड की मात्रा में परिहार का मतलब यह हुआ कि इसके अंतर्गत दंड की जो मात्रा होती है ना उसके अंतर्गत बदलाव किया जाता है। इसका एक बार उदाहरण देके कि मानो किसी को 10 वर्ष की यदि सजा हुई है, मानो कि किसी को 10 वर्ष का यदि कठोर कारावास हुआ तो इसका परिहार करके क्या किया जाता है कि इसकी मात्रा में बदलाव कर दिया जाता है। मात्रा का मतलब होता है कि मानो कि उसको 10 वर्ष का यदि कठोर कारावास हुआ तो उसकी जगह उसको 5 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया जाएगा। कठोर कारावास ही रहेगा, उसकी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जैसे जैसे मानो कि 10 वर्ष का कठोर कारावास है, 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष का 5 वर्ष का कठोर कारावास करना, कठोर कारावास करना। परिहार का मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत दंड की मात्रा में बदलाव किया जाता है, इसकी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया जाता। मैंने इसका उदाहरण देके बताया कि मानो कि किसी को 10 वर्ष का यदि कठोर कारावास हुआ तो उसका परिहार करके उसको 5 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया जाता है। ये होता परिहार। के बाद में एक शब्द है विराम। यदि हम विराम की बात करें तो विराम का मतलब होता है कि कुछ विशेष कारण होते हैं, कि कुछ विशेष कारणों में दंड में छूट मिलती है। जैसे किसी कोई महिला, कोई अपंग व्यक्ति है और कोई यदि प्रेग्नेंट महिला है, यदि गर्भवती महिला है तो इसकी सजा मानो कोई प्रेग्नेंट महिला, तो प्रेग्नेंट महिलाओं को यदि कोई फांसी की सजा हुई है तो फांसी की सजा की जगह उसको उम्र कैद कर दी जाती है उसकी। तो मानो कि विराम का मतलब होता है कि कुछ विशेष कारणों से, विराम का मतलब होता है विशेष कारणों में दंड में छूट दी जाती है, छूट दी जाती है। जैसे कोई अपंग व्यक्ति है, जैसे कोई अपंग व्यक्ति है, अपंग व्यक्ति को और एक जो गर्भवती जो महिला होती है ना, गर्भवती महिला को, इसके अंतर्गत क्या होता है कि अपंग व्यक्ति और गर्भवती जो महिला होती है ना, मानो कि गर्भवती महिला को यदि फांसी की सजा हुई है और वो इस तरह तो उसको उम्र कैद में बदल दिया जाता है। गर्भवती महिला को फांसी की सजा हुई होती है, उसको फांसी की सजा न देकर उसको उम्र कैद कर दी जाती है। इस प्रकार का उसमें क्या है कि उसमें विराम लगा दिया जाता है, उसमें कुछ विशेष कारणों से उसमें छूट दी जाती है। उसी प्रकार से यदि हम बात करें, आर्टिकल हमारा 161 वो पूरा हो जाता है। हमें पता है कि आर्टिकल 161 के बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। हमें पता है कि आर्टिकल 72 के तहत मैंने बताया था कि आर्टिकल जो 72 है उसमें राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के पास प्राप्त है।
अब हमें पता है कि राज्यपाल होता है वो कौन कौन से विषय जो सूचियाँ होती है, कौन कौन सी सूचियों के ऊपर वो दंड को, जो अपराधी को दंड मिलता है उसको माफ़ कर सकता है। तो हमें पता है कि जो राज्य जो सरकार होती है ना, राज्य जो सरकार होती है वो एक तो राज्य सूची, और राज्य सूची के साथ साथ समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर क्या कानून बनाती है। इस सूची के विषय पर किए गए अपराध पर जो राज्यपाल जो होता है ना, राज्यपाल इस प्रकार की यदि कोई राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर किए गए अपराध में क्या करता है कि राज्यपाल जो होता है वो अपराध में उसमें क्या करता है, छूट करता है। राज्यपाल क्या कर सकता है, इसमें क्षमादान कर सकता है और लघुकरण कर सकता है, उसका विराम कर सकता है, निलंबन कर सकता है और परिहार कर सकता है। तो समवर्ती जो सूची होती है ना, समवर्ती सूची, यदि समवर्ती सूची की यदि बात करूं, समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। राज्य सरकार भी क्या कानून बनाती है। समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, हमें पता है। लेकिन यदि उन दोनों में यदि कभी कभी यदि कोई झगड़ा हो जाए, राज्य में और केंद्र में यदि दोनों में झगड़ा हो जाए, तो हमेशा जो बात मानी जाएगी वो केंद्र सरकार का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। ठीक है। और जो केंद्र जो सरकार होती है ना, तो केंद्र जो सरकार होती है, केंद्र जो सरकार होती है ना, केंद्र जो सरकार होती है, केंद्र जो सरकार होती है, केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो संघ सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के ऊपर कानून बनाती है। समवर्ती सूची के ऊपर कानून बनाती है। संघ सूची और राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर यदि कोई अपराध किया गया तो उस सूची के विषय पर कौन वार्तालाप करेगा, राष्ट्रपति करेगा और वही माफ करेगा। मैं आपको एक जानकारी के लिए आपको एक बात बता दूं, हमारा जो सैन्य कोर्ट होता है ना, जिसको हम कोर्ट मार्शल बोलते हैं, यदि कोर्ट मार्शल ने भी यदि कोई फैसला दिया है तो उस पर भी माफ करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को ही है। आपको एक बात बता दूं कि जो सैन्य जो कोर्ट होता है ना, सैन्य कोर्ट होता है जिसको हम कोर्ट मार्शल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर्ट मार्शल बोलते हैं। इस पर यदि कोई निर्णय दिया है, यदि किसी को सजा मिली है तो उस पर निर्णय कौन करेगा, राज्यपाल। वो माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है। ठीक है। राज्यपाल के पास क्या है, राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है, राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है, राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है। इस पर सिर्फ जो निर्णय ले सकता है वो राष्ट्रपति ले सकता है। कौन ले सकता है, राष्ट्रपति इस पर निर्णय ले सकता है, राष्ट्रपति इस पर क्या माफ कर सकता है। ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 161 वो पूरा होता है और आर्टिकल 162 की हम बात करते हैं। आर्टिकल जो 162 है ना, आर्टिकल 162 में होता है कि इसमें कुछ कार्यपालिका कर्तव्यों के विस्तार दिए गए हैं। इसमें राज्यपाल के जो है इसमें राज्यपाल के राज्यपाल के राज्यपाल के कार्यपालिका कर्तव्यों के विस्तार दिए गए। कार्यपालिका से संबंधित राज्यपाल के कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। इसमें राज्यपाल के कार्यपालिका कर्तव्यों का इसमें विस्तार है। ठीक है। हमने आर्टिकल 162 तक पढ़ लिया। ये हमारा जो राज्यपाल से जो संबंधित थे जो पूरे जो अनुच्छेद थे 153 से लेकर 162 तक, आज हमने इसका पूरा कर लिया। अब राज्यपाल से संबंधित कुछ अन्य अनुच्छेद भी हैं, जैसे आर्टिकल 361 है, 167 है, 166 है और आर्टिकल 356 है। राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद है जो इसकी हम बात करेंगे। आर्टिकल 162 हमारा पूरा होता है और आर्टिकल 162 के बाद में हम बात कर रहे हैं कि राज्यपाल से संबंधित कुछ अन्य अनुच्छेद है। आर्टिकल 361 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आर्टिकल 361 में क्या है कि इसमें राज्यपाल से संबंधित कुछ उसको उन्मुक्तियां दी गई है, कुछ विशेषाधिकार है, मतलब इसको हम विशेष अधिकार बोल सकते हैं। राज्यपाल को आर्टिकल 361 के तहत कुछ विशेष अधिकार दिए गए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति को भी कुछ विशेष अधिकार दिए गए। हम आज बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। आर्टिकल जो 361 है इसमें क्या है कि इसमें राज्यपाल के
में राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार है। ठीक है, आर्टिकल जो 361 है इसमें राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार। विशेष अधिकार क्या है, मैं आपको बता दूं कि हमें पता है कि जो राज्य का जो प्रथम जो नागरिक होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल के पास क्या होता है कि जब राज्यपाल के अंतर्गत कुछ विशेष अधिकार दिए गए, जैसे राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकी। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल का कार्यकाल चल रहा है और राज्यपाल अपने पद पर है, तब तक उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते, FIR दर्ज नहीं करा सकते। इसका मतलब हुआ कि राज्यपाल से संबंधित कुछ उन्मुक्तियां, जैसे हम पहली उन्मुक्ति की यदि बात करें, पहली उन्मुक्ति ये है कि राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की कोई आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। का क्या मतलब हुआ कि जब राज्यपाल कार्यकाल के दौरान है और राज्यपाल के उसके ऊपर कोई भी किसी भी न्यायालय में, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाई मतलब उसके खिलाफ FIR हम दर्ज नहीं करा सकते। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 361 के बारे में। एक तो ये हो गया उसको विशेष अधिकार दिया गया, और दूसरा जो विशेष अधिकार ये है कि राज्यपाल जब तक पद पर है तब तक उसके खिलाफ कोई भी न्यायालय, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसके खिलाफ कोई भी गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं कर सकता, कि राज्यपाल को गिरफ्तार करने के लिए कोई भी गिरफ्तारी जो वारंट होता है वो जारी नहीं कर सकता। राज्यपाल जब तक पद पर है राज्यपाल जब तक पद पर है तब तक कोई भी न्यायालय गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं कर सकता। गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं कर सकता, जारी नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल अपने पद पर है, कार्यकाल के दौरान है, तो उसके विरुद्ध कोई भी न्यायालय, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसके विरुद्ध उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं निकाल सकता। ये उसके विशेष अधिकार है आर्टिकल 361 के तहत। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि राज्यपाल के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं किया जा सकता। आपको पता है कि मुकदमे दो प्रकार के होते हैं, एक तो फौजदारी होता है और एक दीवानी मामले होते हैं।
दीवानी मामले को हम सिविल कार्यवाही भी कहते हैं, और सिविल कार्यवाही के तहत हम राज्यपाल पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। सिविल कार्यवाही के दौरान उसके ऊपर व्यक्तिगत कार्यवाही के रूप में हम मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ विशेष अधिकार तो दिए गए, लेकिन उसके खिलाफ हम सिविल कार्यवाही के तहत व्यक्तिगत संबंध में सिविल कार्यवाही प्रारंभ करा सकते हैं। राज्यपाल के राज्यपाल के राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं। सिविल कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। और सिविल कार्रवाई का मतलब क्या हुआ? उसके अंतर्गत हमें पता है कि मामले दो प्रकार के होते हैं। मैंने बार भी बताया था थोड़ी देर पहले कि फौजदारी और दीवानी मामले। दीवानी मामलों को हम सिविल कार्यवाही भी कहते हैं। सिविल कार्यवाही प्रारंभ तो की जा सकती है, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं कि हम जब राज्यपाल पर व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में यदि सिविल कार्यवाही शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होगी। राज्यपाल को कुछ आवश्यक शर्तें हैं कि एक तो राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होगी। मैं आपको आगे बता देता हूँ। एक तो राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होगी, और लिखित सूचना देने के साथ साथ में उस सूचना देने के बाद में कम से कम 60 दिनों का समय देना होगा। 60 दिन का मतलब होगा कि 2 महीनों का समय देना होगा। और जो व्यक्तिगत कार्य के संबंध में उसको दो शर्तों का हमेशा पालन करना होता है। एक तो कि उसको लिखित सूचना दे, और लिखित सूचना के साथ में राज्यपाल को कम से कम 2 महीनों का समय दे, 60 दिनों का समय दे। व्यक्तिगत सिविल कार्यवाही शुरू करने से पहले कुछ शर्तों का पालन करना होता है, जिसमें पहली जो शर्त ये है, एक तो राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होगी। राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होगी। ठीक है। दूसरा ये है कि लिखित सूचना देने के बाद में राज्यपाल को लिखित सूचना हमने दे दी, और लिखित सूचना देने के बाद में कम से कम 2 महीने का समय देना होगा, मतलब 60 दिन का समय देना होगा। लिखित सूचना देने के बाद में लिखित सूचना देने के बाद में कम से कम 2 महीनों का समय देना होगा। ठीक है। दो महीनों का समय देना होगा। ठीक है। राज्यपाल को सिविल कार्रवाई शुरू करने से पहले राज्यपाल को एक तो लिखित में सूचना देनी होगी कि आपके खिलाफ ये सिविल व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल कार्रवाई शुरू की जा रही है। और दूसरी है कि लिखित सूचना देने के बाद में राज्यपाल को कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। 2 महीने का मतलब कि 60 दिन का समय देना होगा। और उसके बाद में सिविल कार्रवाई क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि सिविल कार्रवाई मुकदमे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फौजदारी और एक दीवानी मामले। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो मुकदमे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक तो होता है फौजदारी। कौन सा होता है? एक तो होता है फौजदारी, और एक होता है दीवानी। फौजदारी मामले, दीवानी मामले। ठीक है। फौजदारी मामले और दीवानी मामले क्या होते हैं कि जो फौजदारी जो मामले होते हैं ना, फौजदारी मामलों में जो कौन से मामले दर्ज किए जाते हैं, फौजदारी मामलों में मारपीट है, हत्या है, रेप है, किडनैपिंग है, ये सभी कौन से के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं फौजदारी मामलों के अंतर्गत। सिविल जो दीवानी जो मामले होते हैं जिसको हम सिविल कार्यवाही बोलते हैं,
दीवानी मामलों के अंतर्गत आते हैं धन से संबंधित, जैसे पैसा है, किसी का पैसा ले लिया, वापस पैसा नहीं दिया, धन है, जमीन है, वो संबंधित जो मामले आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो आएंगे दीवानी मामलों के अंतर्गत। ठीक है। फौजदारी मामलों को हम सेशन कोर्ट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? तो हम सेशन कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है। और इसको हम सिविल कोर्ट कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? तो हम सिविल कोर्ट कहते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत जो मामले जो आते हैं ना, इसके अंतर्गत जो मामले आते हैं वो आते हैं मारपीट है, मारपीट है, हत्या है, रेप है, किडनैपिंग है, आदि मामले इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत एक बात का ध्यान रखना कि जो फौजदारी जो मामले होते हैं ना, तो फौजदारी जो मामले होते हैं इसके अंतर्गत सजा और जुर्माना दोनों दिया जाता है। सजा और जुर्माना दोनों दिया जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत सजा और जुर्माना दोनों दिया जाता है। जबकि जो दीवानी जो मामले होते हैं ना, दीवानी मामलों की यदि हम बात करें, दीवानी जो मामले होते हैं, दीवानी मामलों के अंतर्गत जो मामले जो आते हैं वो आते हैं धन से संबंधित। धन में पैसा है, जमीन है, संबंधित जो मामले आते हैं। और इसके अंतर्गत जुर्माना, इसके अंतर्गत सजा, जुर्माना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत एक खास बात है, इसके अंतर्गत सजा नहीं दी जाती है। इसके अंतर्गत सजा नहीं दी जाती है। इसके अंतर्गत केवल जुर्माना लगता है व्यक्ति पर। यह होता है फौजदारी मामले और दीवानी मामले। तो राज्यपाल पर हम कौन से मामले दर्ज कर सकते हैं, उस पर कौन सा व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में दर्ज किया जाता है, वो होता है दीवानी मामले। तो हम क्या बोलते हैं? सिविल कोर्ट बोलते हैं। इसको हम सेशन कोर्ट बोलते हैं। धन है, पैसा है, जमीन है, सजा का प्रावधान है। आर्टिकल जो 361 है, आर्टिकल 361 है, वो आर्टिकल जो 361 है, आर्टिकल 361 के साथ साथ जो राज्यपाल जो होता है ना, राज्यपाल के साथ साथ राष्ट्रपति को भी उन्मुक्तियां और विशेष अधिकार दिए गए। अब आपको पता है कि राज्यपाल के स्थान पर पहले राजप्रमुख का पद चलता था। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल जो 361 है, 361 के तहत एक तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को भी विशेष अधिकार है और राज्यपाल को भी विशेष अधिकार है। लेकिन हम एक बात सुनते हैं कि राजप्रमुख का पद समाप्त हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एक मात्र भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 361, जिसके अंतर्गत आज भी क्या होता है कि राजप्रमुख का जिक्र किया जाता है। इसके अंतर्गत राजप्रमुख हो गया, इसके अंतर्गत राज्यपाल, राजप्रमुख और राष्ट्रपति। इसको क्या विशेष अधिकार है। आर्टिकल जो 361 है, आर्टिकल 361 के तहत राजप्रमुख को भी कोई विशेष अधिकार दिए गए और इसके अंतर्गत क्या नाम, राष्ट्रपति को भी कुछ विशेष अधिकार है इसके अंतर्गत। ये हमारा आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 361 के बाद में जो हमारा जो अनुच्छेद है वो है 166। आर्टिकल जो 166 है, आर्टिकल 166 में क्या है कि हमें पता है कि जो राज्यपाल जो होता है वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। आर्टिकल जो होता है वो 166 है। आर्टिकल 166 में राज्यपाल जो होता है वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। अब राज्य की जो कार्यपालिका होती है ना, राज्य की कार्यपालिका से संबंधित राज्य के समस्त जो कार्यपालिका होती है, वो कार्यपालिका जो कार्यवाही की जाती है वो राज्यपाल के नाम से की जाती है। ठीक है। राज्यपाल जो होता है वो राज्यपाल के नाम से पूरे कार्य किए जाते हैं। आर्टिकल जो 166 है, आर्टिकल 166 के अंतर्गत बात करें कि राज्य की जो समस्त जो कार्यपालिका जो कार्यवाही होती है ना, समस्त जो कार्यपालिका जो कार्यवाही होती है ना, समस्त जो कार्यपालिका जो कार्यवाही होती है, समस्त जो कार्यपालिका जो कार्यवाही होती है वो राज्यपाल के नाम से संचालित की जाती है। राज्यपाल के समस्त जो कार्यपालिका जो कार्यवाही होती है राज्यपाल के नाम से
राज्यपाल के नाम से समस्त जो कार्यपालिका जो कार्यवाही होती है वो राज्यपाल के नाम से संचालित की जाती है, संचालित की जाती है। ठीक है, आर्टिकल 166 उसमें समस्त जो कार्यपालिका होती है कार्यवाही होती है वो राज्यपाल के नाम से की जाती है। और राज्यपाल क्या करता है कि मंत्रियों में कार्य आवंटन का भी कार्य करता है। ये हो गया हमारा आर्टिकल 166। आर्टिकल 166 के बाद में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 167। आर्टिकल जो 167 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आर्टिकल 166 के अंतर्गत जो राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री से सूचना मांगता है, और मुख्यमंत्री का भी कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को सूचना दे। चाहे राज्यपाल सूचना मांगे या न मांगे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि राज्यपाल यदि सूचना नहीं मांगे तो भी ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को सूचना दे। तो आर्टिकल 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को सूचना दे। और आर्टिकल 167 के तहत मुख्यमंत्री जो होता है सॉरी राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। ठीक है ना, आर्टिकल 167 के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री जो होता है ना वो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है। आर्टिकल 167 के तहत हम कह सकते हैं कि जो राज्यपाल जो होता है ना वो जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो आर्टिकल 167 में क्या है, इसके अंतर्गत जो राज्यपाल जो होता है ना, राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री से क्या मांग सकता है, मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है, मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। ठीक है, मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। और एक इसमें विशेष करके लिखना, विशेष ये है, विशेष ये है कि इसमें यदि विशेष ये है कि यदि मानो कि राज्यपाल ने कोई सूचना नहीं मांगी तो भी मुख्यमंत्री का भी कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को सूचना दे। तो आर्टिकल 167 के तहत इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य भी बनता है, कि राज्यपाल को राज्यपाल को राज्यपाल को क्या सूचना दे। ठीक है, राज्यपाल को सूचना दे। मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को सूचना दे। और चाहे राज्यपाल सूचना मांगे या न मांगे, इसमें नोट करके एक बात लिखना कि राज्यपाल चाहे सूचना मांगे या नहीं मांगे। ठीक है, राज्यपाल चाहे सूचना मांगे या नहीं मांगे, लेकिन मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को सूचना दे। ठीक है, आर्टिकल जो 167 इसमें अब ये जो राज्यपाल जो मुख्यमंत्री होता है ना, मुख्यमंत्री क्या क्या सूचना देता है कि जो राज्य की जो प्रशासनिक या फिर कार्यपालिका सूचना राज्यपाल को देता है, विधायी या प्रशासनिक सूचना राज्यपाल को देता है। और मानो कि हमारा जो मंत्री जो परिषद होती है, मंत्री परिषद में मानो कोई मंत्री है और यदि किसी निर्णय पर यदि किसी एक मंत्री ने निर्णय ले लिया और उस निर्णय पर यदि कोई मंत्री परिषद ने यदि कोई विचार नहीं किया तो राज्यपाल वो मुख्यमंत्री को कहकर उस निर्णय को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो सूचना देता है वो ये देता है कि एक तो मुख्यमंत्री होता है ना, मुख्यमंत्री होता है वो विधायी सूचना देता है। कौन कौन सी सूचना देता है? विधायी सूचना,
राज्यपाल को देता है। विधायी सूचना क्या देता है? विधायी सूचना राज्यपाल को, विधायी सूचना राज्यपाल को देता है। ठीक है। दूसरी है कि कार्यपालिका, कार्यपालिका सूचना या फिर प्रशासनिक सूचना भी, प्रशासनिक सूचना, प्रशासनिक सूचना राज्यपाल को देता है। और तीसरी ये है कि मानो किसी एक मंत्री ने कोई भी निर्णय, उस निर्णय पर यदि कोई भी योजना, उस योजना पर यदि किसी एक मंत्री ने निर्णय ले लिया तो उस निर्णय पर, यदि उस निर्णय को मंत्रिपरिषद को पता ही नहीं है और जब राज्यपाल को पता चलता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से कह के उस निर्णय को क्या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता। ठीक है। कि मानो कोई मंत्री है, किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया, कोई निर्णय ले लिया और उस निर्णय पर यदि उस निर्णय पर यदि मंत्रिपरिषद ने कोई विचार नहीं किया, यदि कोई विचार नहीं किया तो राज्यपाल के कहने पर, मुख्यमंत्री है उस निर्णय को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता। संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता। ठीक है। आर्टिकल 167 हमने पढ़ लिया कि एक तो होती है कि जो राज्यपाल जो होता है वो जो मुख्यमंत्री होता है वो विधायी सूचना राज्यपाल को देता है और कार्यपालिका या प्रशासनिक सूचना राज्यपाल को देता है। यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया और उस निर्णय पर यदि मंत्रिपरिषद ने कोई विचार नहीं किया तो राज्यपाल के कहने पर जो मुख्यमंत्री होता है ना उस निर्णय को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता है। ठीक है। अब आर्टिकल 167 हो गया, आर्टिकल 166 पूरा हो गया। हम आर्टिकल पढ़ेंगे आर्टिकल 356। आर्टिकल जो 356 है, आर्टिकल 356 में हम बात करेंगे। आर्टिकल 356 को हमें पता ही है कि क्या ये राज्यपाल से संबंधित इसलिए है क्योंकि राज्यपाल की प्रतिवेदन पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आर्टिकल 356 में हमें पता है कि क्या, आर्टिकल 356 को हम राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं, या फिर राज्य में लगता है तो उसको हम राज्य आपात भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? राज्य आपात भी कह सकते हैं। अब इसका जो क्षेत्र है ना, क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया जाता है? हमें पता है कि राज्य में लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन है वो एक राज्य में भी लगा सकते हैं और एक राज्य के साथ साथ हम एक साथ कई राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। कि एक राज्य जो क्षेत्र होता है ना इसका, एक राज्य या फिर एक साथ कई राज्यों में। ठीक है। जो इसका जो क्षेत्र होता है ना, हम राष्ट्रपति शासन को एक राज्य में भी लगा सकते हैं और एक राज्य के साथ साथ हम एक साथ कई राज्यों में भी क्या राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कर सकते हैं। अब आवश्यक परिस्थितियां क्या होनी चाहिए कि जो केंद्र सरकार वो राष्ट्रपति शासन लगाने पर मजबूर हो?
आवश्यक परिस्थितियां क्या होनी चाहिए? आवश्यक परिस्थितियों से मतलब है कि ऐसी क्या स्थिति हो गई, ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े। तो पहली स्थिति तो ये है कि मानो कोई राज्य है, यदि किसी राज्य का शासन यदि संविधान के अनुसार यदि संचालित नहीं हो रहा है, मानो वहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, यदि जो राज्य सरकार है, यदि राज्य सरकार वो तो संविधान के मुताबिक यदि कार्य नहीं कर पा रही है, तो वो होता है संवैधानिक तंत्र विफल होना। और दूसरा यदि ये है कि मानो कोई योजना है और उस योजना को यदि किसी राज्य में लागू करना, यदि केंद्र सरकार ने यदि कोई दिशा निर्देश दिए, यदि केंद्र सरकार ने कोई निर्देश दिए, उस निर्देश की यदि राज्य सरकार यदि अवहेलना कर रहा है, अवहेलना का मतलब होता है उसकी पालना नहीं कर रहा है, यदि कोई भी केंद्र सरकार ने राज्य को निर्देश दिए हैं और यदि उस निर्देश का यदि राज्य सरकार यदि अवहेलना कर रही है, उसकी पालना नहीं कर रही है, तो भी क्या राष्ट्रपति लगाया जाता है। तो आवश्यक परिस्थितियां ये हो गई कि एक तो होता है कि राज्य का जो शासन होता है ना, राज्य का शासन, राज्य का शासन संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो, नहीं चले, नहीं चल रहा हो, या फिर दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं कि संवैधानिक तंत्र विफल होना, संवैधानिक तंत्र विफल होना। संवैधानिक तंत्र विफल होना, संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब ये होता है कि जो राज्य सरकार है, राज्य जो सरकार है वो संविधान के मुताबिक कार्य नहीं कर पा रही है। और दूसरा ये है कि केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश की राज्य सरकार यदि अवहेलना कर रही है, यदि केंद्र जो सरकार है, राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना कर रहा है, अवहेलना कर रहा हो, ठीक है। यदि मानो कि केंद्र सरकार ने यदि कोई निर्णय दिया, कोई भी निर्देश दिया और यदि उस निर्देश की यदि राज्य सरकार वो यदि अवहेलना कर रहा है, तो भी क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उसके बाद में यदि बात करें लागू करने का तरीका क्या है, इसको किस प्रकार से लागू किया जाएगा, उसकी प्रोसेस क्या है। तो लागू करने का तरीका एक तो ये हो गया कि मानो कि किसी राज्य में यदि संविधान के मुताबिक यदि सरकार नहीं चल पा रही है, तो वहाँ का जो तत्कालीन जो राज्यपाल जो होता है, तत्कालीन जो राज्यपाल होता है वो लिखित प्रतिवेदन देगा, किसको, राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति क्या है, राज्य में राष्ट्रपति लागू करेगा। यदि आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यदि राज्यपाल सूचना नहीं दे तो, यदि सूचना नहीं दे तो आर्टिकल एक है 355, आर्टिकल 355 के तहत केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुनिश्चित करे कि हर राज्य में केंद्र सरकार, हर राज्य में जो सरकार है वो संविधान के मुताबिक चल रही है या नहीं चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सारांश ये निकलता है कि यदि राज्यपाल लिखित में यदि प्रतिवेदन नहीं दे, तो केंद्र सरकार वो अपने संज्ञान पर भी लगा सकती है, केंद्र सरकार अपने आप भी लगा सकती है। तो लागू करने का तरीका पहला तो ये हो गया कि एक तो राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन पर, राज्यपाल के राज्यपाल के लिखित राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन पर। दूसरा ये कि एक तो होता है कि राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन पर, और दूसरा ये होगा कि राज्य सरकार वो जो केंद्र से सरकार है, केंद्र सरकार अपने संज्ञान पर भी लगा सकती है। तो केंद्र सरकार केंद्र सरकार केंद्र सरकार अपने संज्ञान पर भी लगा सकती है, ठीक है। केंद्र सरकार क्या है कि खुद भी लगा सकती है।
आर्टिकल एक 355 है। आर्टिकल यदि मैं 355 की बात करूं, एक अनुच्छेद है आर्टिकल जो 355 है। आर्टिकल 355 में क्या है, आर्टिकल जो 355 है इसमें कहा गया है कि इसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह सुनिश्चित करे कि हर राज्य में जो सरकार है वो संविधान के मुताबिक, हर राज्य में जो सरकार है वो संविधान के मुताबिक चल पा रही है या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लागू करने का जो तरीका वो राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन पर भी हम राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, और केंद्र सरकार अपने संज्ञान पर भी लगा सकती है। संज्ञान का मतलब हुआ कि जो आर्टिकल जो 355 है, आर्टिकल 355 में कहा गया है कि जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर राज्य में ये सुनिश्चित करे कि जो राज्य का जो शासन है वो संविधान के मुताबिक चल पा रहा या नहीं पा रहा। तो आर्टिकल 355 इसमें लागू करने का तरीका। अब इसमें जारी रखने की प्रक्रिया क्या है कि मानो कि राष्ट्रपति ने वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी, तो इसको जारी रखने की प्रक्रिया क्या? इसको जारी रखने की प्रक्रिया ये है कि संसद जो होती है ना, संसद जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देता है राष्ट्रपति, तो इसको 2 महीने के भीतर, मानो कि आज की डेट में यदि राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन की यदि घोषणा की है आज, तो आज से लेकर 2 महीने के भीतर उसको संसद के समक्ष पेश करना होता है। संसद से साधारण बहुमत से उसको क्या पास करवाना होता है, ठीक है, उस विधेयक को पारित करना पड़ता है, और बाद में जाकर क्या वो जारी रखने की प्रक्रिया की वो लागू होता है। यदि मानो कि यदि संसद उसको अनुमोदन नहीं दे तो क्या, यदि राष्ट्रपति शासन को यदि संसद अनुमोदन नहीं देती है तो भी क्या राष्ट्रपति शासन 2 महीने के लिए तो लागू रहेगा, और 2 महीने के बाद में, आज मानो कि आज लागू हुआ है और आज से लेकर 2 महीने तक क्या है राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा, और 2 महीने के भीतर मतलब 60 दिनों के भीतर उसको क्या संसद से अनुमोदन मिलना चाहिए, संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसको अनुमोदन मिलना चाहिए, और बाद में क्या है कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है। जारी रखने की प्रक्रिया क्या है कि 2 माह के भीतर 2 माह के भीतर 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना आवश्यक होता है तथा वहां से दोनों सदनों के द्वारा दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित करना होता है। जब जाके क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है कि जब जारी रखने की प्रक्रिया है कि इसके 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा समक्ष रखना आवश्यक है। समक्ष का मतलब होता है कि उसके सामने रखना आवश्यक है, और समक्ष रखना आवश्यक है, और तथा वहाँ दोनों सदनों के द्वारा उसको साधारण बहुमत से क्या उसको अनुमति मिलनी चाहिए, उसको पारित करना चाहिए, तब जाके क्या राष्ट्रपति शासन लागू होता है। हमें पता है कि जो संसद है वो आर्टिकल 79 में, कौन से में 79 में, और जो दोनों सदन हमें पता है कि लोकसभा और राज्यसभा है, जो दोनों सदनों कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है। तो इसका आप
ध्यान रखना और जारी रखने की जो प्रक्रिया है मैंने बता दी। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे इसकी अवधि क्या है। मानो कि आज राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो उसकी अवधि भी तो होती है, कोई भी चीज़ की वैलिडिटी होती है, तो इसकी अवधि क्या है। इसकी अवधि प्रारंभ में 6 माह के लिए होती है। मानो कि आज यदि संसद से को अनुमोदन मिल गया और संसद से उसको अनुमति प्राप्त हो गई तो ये एक बार में 6 महीने के लिए लागू रहेगी, ठीक है। फिर 6 महीने के लिए अगर और बढ़ाना है तो फिर से क्या है कि संसद के समक्ष रखना होगा और संसद के समक्ष रखने के बाद में फिर से 6 महीने के लिए लागू किया। इस प्रकार से 6-6 माह करके इसको अधिकतम हम कितने वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। तो इसकी जो प्रारंभ में जो अवधि है ना, प्रारंभ में जो अवधि है वो ये है, प्रारंभ में 6-6 माह। इसको प्रारंभ में कितनी है, 6-6 माह करके इसको हम 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी प्रारंभ में 6 महीने तक होती है। फिर अधिकतम की यदि हम बात करें, इसकी जो अधिकतम जो अवधि होती है ना, जो अधिकतम अवधि होती है वो 6-6 माह करके 3 वर्ष तक ले जा सकते हैं। अधिकतम 3 वर्ष तक ले जा सकते हैं, इसकी अवधि है। यदि उसके आगे हम बात करें इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, कि मानो कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद उसको प्रभाव क्या पड़ेंगे। प्रभाव ये पड़ेगा कि सबसे पहले मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद होती है ना उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। कि जो मुख्यमंत्री होती है, जो मुख्यमंत्री होता है, जो मंत्रिपरिषद होती है ना, उसका जो पावर है ना, पावर वो राष्ट्रपति सीधे केंद्र के हाथों में चला जाता है। केंद्र सरकार होती है वो राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपाल को दे देता है। तो पहला जो प्रभाव है, पहला प्रभाव ये होगा, पहला प्रभाव ये है कि एक तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को क्या, मंत्रिपरिषद बर्खास्त कर दिया जाता है। कर दिया जाता है, ठीक है। पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि हमें पता है कि जो राज्य सूची होती है, सूचियाँ 3 प्रकार की होती है, राज्य सूची, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमें पता है कि जो राज्य सूची होती है, राज्य सूची पर कानून कौन बनाती है, राज्य सरकार बनाती है। लेकिन जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य सूची के विषय पर जो केंद्र सरकार होती है वो विधि बना सकती है, ठीक है। तो दूसरा जो प्रभाव ये पड़ेगा कि जो केंद्र जो सरकार है ना, केंद्र है वो राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है, विधि निर्माण कर सकती है, ठीक है। विधि का मतलब क्या हुआ कि कानून बना सकती है, ठीक है। विधि का मतलब ये होगा कि उस पर कानून बना सकती है, ठीक है। केंद्र सरकार वो कानून बना सकती है। और इसकी यदि मैं वास्तविक शक्तियों की यदि बात करूं कि शक्तियां किसके पास रह जाती है, तो इसमें क्या होता है कि जो राज्यपाल जो होता है ना, राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर, जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। वास्तविक शक्तियों का क्या करता है, वास्तविक शक्तियों का क्या प्रयोग करता है, वास्तविक शक्तियों का क्या करता है वो प्रयोग करता है, ठीक है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। ये हो गया प्रभाव। उसके बाद में हम यदि आगे बात करें कि उसकी जो अधिकतम जो अवधि है वो ये हो गई। मैंने बताया कि अधिकतम जो अवधि होती है वो राष्ट्रपति शासन की होती है, वो 3 वर्ष तक होती है। अब इस पर न्यायालय का जो दृष्टिकोण क्या, न्यायालय के यदि दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो इस पर तो न्यायालय है ना, न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है। न्यायालय का जो दृष्टिकोण है, न्यायालय का
दृष्टिकोण ये है कि 1994 में एक वाद हुआ था, एसआर बोमई वाद हुआ था। एसआर जो बोमई वाद था, एसआर जो बोमई थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। तो 1994 में क्या हुआ कि ये जनता दल के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और जो केंद्र में जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी। जनता दल के जो मुख्यमंत्री थे ये 1988 से लेकर 1989 के आसपास जो एसआर जो बोमई वाद थे, ये मुख्यमंत्री कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। 1988 से लेकर 1989 तक ये मुख्यमंत्री बने थे, जनता दल के मुख्यमंत्री थे। जो केंद्र में जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी। और केंद्र सरकार ने क्या किया कि कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और राष्ट्रपति शासन किस आधार पर लगाया? इस आधार पर लगाया कि आपकी जो सरकार है उसने बहुमत खो दिया। इस आधार पर लगाया कि आपकी जो सरकार है उसने बहुमत खो दिया। न्यायालय के दृष्टिकोण के मैं बता दूं कि जो एसआर जो बोमई वाद था, एसआर जो बोमई वाद था, एसआर जो बोमई वाद था, ये वाद है 1994 का। कब का है? 1994 का। जो एसआर जो बोमई वाद थे ना, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। एसआर जो बोमई थे कहाँ के थे? ये कर्नाटक के सीएम थे। ठीक है, सीएम कौन से थे? जनता दल के सीएम थे। ये जनता दल के सीएम थे। और उस समय जो केंद्र में जो सरकार थी ना, तो केंद्र में जो सरकार थी, केंद्र में जो सरकार थी वो थी कांग्रेस की। क्या थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में क्या लगा दिया गया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कर्नाटक में क्या लगा दिया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। आर्टिकल 356 लगा दिया। आर्टिकल 356 लगा दिया गया। और इस आधार पर लगाया कि आपकी सरकार ने बहुमत खो दिया। इस आधार पर लगाया। किसने इस आधार पर लगाया? जो आधार था ना, का जो आधार था, वो आधार ये था कि सरकार ने क्या खो दिया? बहुमत खो दिया। सरकार ने बहुमत, सरकार ने क्या खो दिया? बहुमत खो दिया। सरकार ने बहुमत खो दिया। और मजे की बात तो तब हुई कि जब वहाँ के जो तत्कालीन जो राज्यपाल थे, पी वेंकट सुबैया, तो वहाँ के जो तत्कालीन जो राज्यपाल थे, वहाँ के जो राज्यपाल थे ना, राज्यपाल, राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल थे पी वेंकट सुबैया। पी वेंकट सुबैया। पी वेंकट सुबैया राज्यपाल थे। वहाँ के जो तत्कालीन जो राज्यपाल थे वो पी वेंकट सुबैया था। पी वेंकट सुबैया ने मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने से इनकार कर दिया कि आपकी सरकार ने बहुमत खो दिया। और जब सरकार में कोई यदि मुख्यमंत्री बनता तो उसको, हमें पता है कि बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता राज्यपाल। लेकिन वहाँ के राज्यपाल ने भी इससे, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे एसआर बोमई में, एसआर जो बोमई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो वहाँ के जो तत्कालीन जो राज्यपाल थे ना, पी वेंकट सुबैया, पी वेंकट सुबैया ने क्या किया कि एसआर बोमई को वहाँ से, उसको, एसआर बोमई को बहुमत सिद्ध करने से मना कर दिया। क्या कर दिया? बहुमत सिद्ध करने से, बहुमत सिद्ध करने से क्या मना कर दिया? उसको बहुमत सिद्ध करने से मना कर दिया। राज्यपाल की इस बात से नाराज होकर जो एसआर जो बोमई थे, एसआर बोमई गए हाईकोर्ट में। कर्नाटक का जो हाईकोर्ट था, कर्नाटक के हाईकोर्ट में गए। लेकिन हाईकोर्ट में क्या किया? उसकी जो याचिका थी ना, याचिका, एसआर जो बोमई थे ना, एसआर बोमई कहाँ गए? एसआर बोमई गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट गए कर्नाटक, हाईकोर्ट में गए कर्नाटक गए। कर्नाटक में जो इसकी जो याचिका थी ना, याचिका,
जो याचिका थी, याचिका को इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया गया। याचिका को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। याचिका क्या कर दी, इसकी खारिज कर दी। याचिका को क्या कर दिया, इसको खारिज कर दिया गया याचिका को। ठीक है, क्योंकि जो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे सर, जो बोमईवाद जो बोमईवाद हुआ था, जो एस आर बोमई थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को जो तत्कालीन जो राज्यपाल थे पी वेंकट सुब्बैया ने क्या किया कि उसको बहुमत सिद्ध करने से मना कर दिया। तो इस फैसले से वो नाराज होकर जो एस आर जो बोमई थे वो हाईकोर्ट गए, कहाँ, कर्नाटक के। कर्नाटक में जब हाईकोर्ट कर्नाटक में जब याचिका लगाई तो इसकी याचिका याचिका खारिज कर दी गई। और जब हाईकोर्ट में यदि इसकी याचिका उसकी याचिका खारिज कर दी गई तो ये गए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ गए, ये गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट में क्या, अपनी याचिका लगाई, अपनी याचिका लगाई और वहां पर इसकी सुनवाई हुई। ठीक है, याचिका लगाई और याचिका लगाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। ये केस है लगभग 1989 का। कब का केस है, 1989 में याचिका लगाई थी। करीब 5 वर्ष बाद में इसका फैसला आया था। ठीक है, 5 वर्ष बाद में इसका फैसला आया था। 5 वर्ष बाद में इसका फैसला आया था। 5 वर्ष में इसका फैसला आया था। लगभग जो फैसला आया था वो आया था 11 मार्च 1994 को इसका फैसला आया। 11 मार्च 1994 को इसका फैसला आया था। करीब 5 वर्ष बाद में इसका फैसला आया। फैसला ये आया कि केंद्र सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए कि जो राष्ट्रपति शासन लगाने की जो शक्ति है ना, वो शक्ति पूर्ण नहीं है। इसकी क्या है कि न्यायालय है वो, सुप्रीम कोर्ट वो जांच कर सकता है कि जो राष्ट्रपति ने जो राष्ट्रपति शासन लगाया है वो सही है या गलत है। इसकी जांच कौन कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की जो जांच है वो न्यायालय कर सकता है। जो ऐसा जो बोमई वाद हुआ था, इसी फैसले के बाद में ये निर्णय लिया गया कि जो राष्ट्रपति शासन लगाता वो इसकी शक्ति क्या पूर्ण नहीं है। इसकी जांच कौन कर सकता है, इसकी समीक्षा वो न्यायालय इसकी क्या समीक्षा कर सकता है। मैंने बताया कि जो न्यायालय का जो दृष्टिकोण है वो यही है दृष्टिकोण। इसके बारे में बता दूं कि न्यायालय का जो दृष्टिकोण था मैंने बता दिया कि हाईकोर्ट में पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में गए। उसके बाद में यदि मैं बात करूं समाप्ति की, समाप्ति इसकी किस लिए होती है। एक तो इसकी समाप्ति होती है कि इसकी उद्घोषणा वापस ले ले, कि उद्घोषणा तो उद्घोषणा वापस लेने पर उद्घोषणा वापस लेने पर एक किसको है कि संसद से यदि अनुमति नहीं मिलती है, संसद से यदि मानो उसको अनुमोदन नहीं मिलता है, तब इसकी समाप्ति हो सकती है। संसद से अनुमोदन नहीं मिलने पर, और एक होती है कि इसका कार्यकाल पूरा होने पर। इसका कार्यकाल पूरा होने पर। ठीक है, सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग किया था वो पंजाब में किया था 1951 में। ठीक है, सर्वप्रथम इसको प्रयोग में कब लाया गया था, तो इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो 1951 में पंजाब में हुआ था इसका। ठीक है, प्रयोग कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। और सबसे अधिक कार्यकाल की यदि बात करें तो सबसे अधिक कार्यकाल भी पंजाब में हुआ था, 5 वर्ष। 5 वर्ष सर्वाधिक कार्यकाल भी यही हुआ था, 5 वर्ष। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग की बात कर ली। उसके बाद में आती है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब कब लगाया गया। तो अभी तक जो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया था वो कुल 4 बार लगा। तो आज तक हमने पढ़ लिया कि ये पढ़ेंगे
अगले पार्ट में। तो आज के लिए क्लास देखने के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।